हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्राइट टू ब्रिलियंसी यूट्यूब चैनल। मैं करिश्मा मैम आप सबके लिए आज आ गई हूँ क्लास 10 के हिस्ट्री का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है 3.3 जिसमें हम आज नई नई चीज़ें कुछ सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सो लिबरल्स के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं जाना है, नहीं सीखा है, या फिर अभी भी लिबरल्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा चेक करो एंड वहाँ पे आप सभी को सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। सो द रिवोल्यूशन वाज लीड बाय, जो ये रिवोल्यूशन चल रहा था वो लीड किसने किया था? बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल उस समय में थे, क्योंकि एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग काफ़ी कम थे, ठीक है, तो वो लोगों ने क्या किया उस समय में, इस रिवोल्यूशन को लीड किया। कम थे बट कमज़ोर नहीं थे। वो जब एक हो गए थे तब वो बहुत भारी पड़ गए थे। तो इसीलिए इसमें लीड में क्या है, एक तो सबसे पहले उन्हें नेशन स्टेट चाहिए था, सेकेंड है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चाहिए जिसमें कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन मिले, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल जाए एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिल जाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब किसी भी चीज़ के, कोई भी न्यूज़ रिलेटेड एवरीथिंग, प्रेस मतलब मीडिया में छापने का फ्रीडम हो। ऐसा नहीं हो कि राजाओं को पहले मोनार्की से परमिशन लेना पड़ता था प्रेस के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए फ्रीडम था ही नहीं, तो कुछ भी चीज़ मीडिया में छापने के लिए मोनार्की से परमिशन लेना पड़ता, तो उसके लिए वो फ्रीडम चाहते थे। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, एसोसिएट करने के लिए भी उन्हें फ्रीडम चाहिए था। तो ये तीन चीज़ों की मांगे कौन कर रहा था? लिबरल्स कर रहे थे। जो लिबरल्स कौन थे उस समय में? मिडिल क्लास पीपल थे। ठीक है, फिर आते हैं जर्मन रीजन। जर्मन रीजन में क्या था? मिडिल क्लास पीपल थे ज़्यादातर लोग, और वो मिडिल क्लास क्या थे? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो ये सारे के सारे मिडिल क्लास पीपल सारे के सारे जर्मन नेशनल असेंबली में जुड़े हुए थे। तो जितने भी पीपल थे उसमें कम से कम 831 मेंबर्स एक साथ थे। तो इतने सारे मेंबर्स इस जर्मन नेशनल असेंबली में थे, और वो सारे मेंबर्स 1848 में फ्रैंकफर्ट में, सेंट पॉल जो प्लेस है वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में जुड़े हुए थे उस मेंबर। ये सारे के सारे मेंबर वहाँ पर एक हुए और उन्होंने आगे रिवोल्यूशन को लेकर आगे बातचीत की। तो और एक पर्सन के बारे में आज इसमें जानते हैं। तो ये टॉपिक के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि फ्रेडरिक विलियम जो फोर्थ थे वो कौन थे? किंग थे कहाँ के? प्रुशिया के किंग थे। जब जो कि वो कि उस समय में ऑलरेडी किंग हो चुके थे प्रुशिया के। यहाँ पे टॉपिक है, पॉइंट है एकदम इजी इस टॉपिक से रिलेटेड कि मोनार्क्स रियलाइज, जितने भी मोनार्क्स थे उस समय में, लाइक राजा जो थे, उन्होंने रियलाइज किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रांटिंग कॉन्सेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट। उनको ये समझ में आ गया था कि जो लिबरल्स है उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करना क्यों ज़रूरी है और कैसे इंपॉर्टेंट है। और रिवोल्यूशनरीज फॉर प्रिवेंटिंग अनरेस्ट इन द सोसाइटी। अगर मोनार्क्स सोसाइटी के जो लिबरल्स नेशनलिस्ट है उनकी मांगे अगर वो नहीं पूरी करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सारे नेशनल जो रिवोल्यूशनरिस्ट है वो सड़क पर आ जाएंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, तब मोनार्की का कुछ भी नहीं चलने वाला। तो इसीलिए उन लोगों को ये रियलाइज हो गया, मोनार्क्स को ये रियलाइज हो गया कि कैसे पीपल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर नेशन एंड हाउ रिवोल्यूशनरीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन एंड सोसाइटी। फिर इसको हम एकदम दो टुकड़ों में पढ़ते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड कि सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वेर एबॉलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया। दैट मीन्स कि उस समय में सर्वडम या बॉन्डेड लेबर, सर्वडम मतलब जितने भी नौकर चाकर थे, सर्वेंट थे, और बॉन्डेड लेबर जो ऐसे लेबर जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाया जाता था और उनकी मर्जी के खिलाफ बहुत सालों तक काम करवाया जाता था, वो सब कुछ क्या होगा? टोटली एबॉलिश हो गया। एंड एबॉलिश होके बोथ कहाँ पर? हैब्सबर्ग में एंड हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड रशिया, ये दोनों प्लेसेस में ही सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर जो है वो दोनों को ही एबॉलिश कर दिया गया। ये चीज़ हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड पॉइंट में है जो हंग्रियंस थे, जितने भी हंग्रियंस मतलब हंगरी में रहने वाले जो लोग हैं उनको हंग्रियंस बोलते हैं। तो हंग्रियंस पीपल्स वेर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1867। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि 1867 में इनका भी इम्पोर्टेंस आ गया और इनके भी लिए हुए डिसीजंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए थे।
सो अभी हम समझने जा रहे हैं तो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो ये हमारा 4th पॉइंट है एंड 4.1 में है जर्मनी, ठीक है। तो 2 है अलग अलग, तो फर्स्ट 4.1 में जर्मनी के बारे में दिया है। जर्मनी में क्या हुआ था, जितने भी मिडिल क्लास पीपल है उन्होंने हेल्प मांगा था, ठीक है, और लैंडलॉर्ड्स ने काफ़ी हेल्प भी किया था, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जिसको लैंडलॉर्ड्स को जंकर्स ऑफ प्रुशिया भी कहा जाता है। एक अदर वर्ड है, अनदर वर्ड जंकर्स भी कहा जाता था। तो मिडिल क्लास ने हेल्प मांगी, आस्क्ड फॉर हेल्प, एंड लैंडलॉर्ड्स ने दे हेल्प, तो उन्होंने हेल्प किया, ठीक है। फिर बताया है प्रुशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। दैट मीन्स जो प्रुशिया है उन्होंने क्या किया, लीडरशिप ले लिया मूवमेंट के दौरान, किसके लिए, फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब नेशन को, यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनाइटेड करना, तो नेशनल यूनिफिकेशन के लिए प्रुशिया ने लीडरशिप को हाथ में ले लिया ताकि वो मूवमेंट करे और नेशनल यूनिफिकेशन कर सके। तो प्रुशिया में क्या हुआ, जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था ओटोमन बिस्मार्क, वो जंकर्स एंड मिलिट्री इन दोनों में उन्होंने क्या कर दिया, फाइट शुरू कर दी। वो फाइट कम से कम 7 इयर्स तक चलती रही, और वो जो फाइट हो रहा था वो हो रहा था फ्रेंच, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, ये तीनों के बीच में ये फाइट हो रहा था, और ये फाइट कम से कम 7 इयर्स तक कंटिन्यूसली चल रहा था। बट फाइनली जाकर क्या हुआ, प्रुशिया विन हो गया एंड जर्मनी बिकेम यूनिफाइड नेशन, वो बन गया। देन 18 जनवरी में 1871 में किंग बने थे, उन किंग का नाम है कैशियर विलियम I, उनका नाम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या चीज में फोकस किया, ये राजा तो बने, किंग तो बने, तो उन्होंने क्या किया, फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग, उन्होंने मॉडर्नाइजिंग में फोकस किया। क्या मॉडर्नाइज किया, द करेंसी, पहला तो उन्होंने करेंसी को मॉडर्नाइज किया, फिर बैंकिंग सेक्टर को, लीगल सेक्टर को एंड जुडिशियल सिस्टम्स को उन्होंने अच्छी तरीके से फोकस करते हुए मॉडर्नाइज कर दिया। तो चलते हैं हम 4.2 की तरफ, जिसमें कि तो 4.2 को एक्सप्लेन करने से पहले अभी आप सभी ने देखा कि हमने इस चीज़ को थोड़ा जूम करके आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाया है। तो इस मैप की तरफ अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स, तभी आपको अभी जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो धीरे धीरे समझ में आएगा। सो इटली यूनिफाइड, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ, 19th सेंचुरी की बात है। उस समय में क्या होता है, इटली डिवाइड हो गया था 7 स्टेट्स में ऑलरेडी, ठीक है। उस समय में विक्टर इमैनुअल नाम का एक पर्सन थे, वो सर्दिनिया पेडमोंट नाम का एक स्टेट था, वहाँ पे वो रहते थे। वो खुद भी एक इटालियन, लाइक वो स्पीक बोलते थे, इटालियन लैंग्वेज ही बोलते थे, और वो खुद भी एक इटालियन प्रिंस थे, ठीक है। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ तुमको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे बताया गया, ये हमें मैप देखने को मिल रहा है, ये मैप है सर्दिनिया पेडमोंट का, ठीक है। तो इसमें हमने 3 चीज़ें समझ में आना है। पहला तो है ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग, पॉप और बर्बन किंग ऑफ स्पेन, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि इससे पहले हमने एक दूसरे वीडियोस में समझा था कि एक पर्सन के बारे में जिनका नाम था गियुसेप्पे मैजिनी। इन्होंने क्या किया था, यंग इटली नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने खुद से फॉर्म किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1848 में जो सर्दिनिया पेडमोंट जो किंग थे, जो ये किंग थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल II, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने। तो इन्होंने क्या किया, ये तो पहले तो इटली को यूनिफाई नहीं कर पाए, तो इन्होंने एक किसी की मदद ली। कब मदद ली, 1859 में। तक 48 से उन्होंने काफ़ी कोशिश किया इटली को यूनिफाइड करने के लिए, बट 59 में काउंट वेवियर नाम के एक किंग आए, जिन्होंने क्या किया कि कोशिश किया कि इटली को कैसे यूनिफाई किया जाए। वो पूरा कोशिश करते रहे, लगे रहे, फिर वो जुड़ गए फ्रांस के साथ। सो काउंट केवियर एंड फ्रांस दोनों ने मिलकर क्या किया, डिफीटेड द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग आर्मी। तो इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग आर्मी को। तो आगे हमें ये चीज़ समझनी है कि जो गियुसेप्पे, जो यहाँ पर हमारे काउंट केवियर थे, उन्होंने गियुसेप्पे मैजिनी की मदद से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये तो गायब हो गया, ठीक है, उसको उन्होंने कब्जे में कर लिया। अब बचा पॉप। पॉप को हराने के लिए काउंट केवियर ने गियुसेप्पे गैरिबल्दी की मदद ली। इनकी ही मदद क्यों ली, बिकॉज इनके पास हज़ारों की सेना थी, इनकी खुद की एक आर्मी थी जो कि बहुत पावरफुल थी। तो इन दोनों ने मिलकर ऑटोमेटिकली, जब क्योंकि इनको भी हराया, गियुसेप्पे मैजिनी की मदद भी ली, फिर गियुसेप्पे गैरिबल्दी की भी मदद ली। जब ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग
गायब हो गया, मतलब उसको हरा के अपने पास ले लिया। उसके बाद पॉप ने ऑटोमेटिकली, क्या यहाँ पे दिया ही गया है कि पॉप ने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। और 1860 में क्या हुआ, साउथ इटली गॉट फ्रीडम फ्रॉम स्पेन। जो साउथ इटली था वो क्या हो गया, उधर हमें स्पेन से, मतलब साउथ इटली को स्पेन से फ्रीडम मिल गया, आज़ादी मिल गई, जस्ट बिकॉज काउंट केवियर ने गियुसेपी मेजेनी एंड गियुसेपी गरिबल्दी की मदद ली थी। उसके बाद 1861 में जो विक्टर इमैनुअल थे वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। जो यूनाइटेड इटली का काफ़ी ज़्यादा उनको पोजीशन मिल गया था हरा कर सामने वाले को, और वो उनको एज अ किंग ऑफ इटली, यूनाइटेड इटली मान लिया गया था। तो जो स्ट्रेंज केस था यहाँ पे ये था कि अचानक से ब्रिटेन को यूनिफिकेशन नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि अभी लाइक प्रोटेस्ट किया और अचानक से उन्हें ओवरनाइट मिल गया, ऐसा नहीं। तो क्या हुआ था, द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन टुक प्लेस विद अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, मतलब बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ही ब्रिटेन को यूनिफिकेशन मिला था। अब इसमें आ जाते हैं कुछ नेशंस, स्कॉटलैंड जहाँ पे स्कॉट पीपल हुआ करते थे, वेल्स जहाँ पे वेलिश पीपल थे, इंग्लैंड जहाँ पे इंग्लिश पीपल थे, एंड आयरलैंड में एरिश पीपल थे। तो इस तरीके से हर एक प्लेसेस में हुआ, इस तरीके के लोग अपने अपने लैंग्वेजेस के लोग रहते थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी पॉइंट नंबर 1 में चलते हैं। इसमें बताया है कि इन 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर दिया था पावर फ्रॉम द मोनार्की। तो क्या हुआ कि जो 1688 में इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी उस समय में, उन्होंने पावर को सीज कर लिया था, कब्जे में कर लिया था, या पावर को यूज करने नहीं दिया, इसको बोलते हैं सीज कर लेना। किसका पावर सीज कर लिया था, मोनार्की। तो किंग का रूल को टोटली सीज कर दिया गया था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, 1707 में एक क्या चीज शुरू हुई, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हो चुका था, बन चुका था उस टाइम पे, एंड विथ द एक्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो एक एक्ट बनाया गया जो कि वो एक्ट इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दोनों के बीच में हुआ करता था। तो स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, दोनों को मिलाकर ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन, अगर तुम लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, या ग्रेट ब्रिटेन में कौन से नेशंस आते हैं, तो तुम लोगों को सिंपली ये सब तो समझ गए, अभी सिंपली समझना है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ये दोनों ने ही क्या कर लिया था, अपने लाइक हाथ मिला लिए थे और दोनों दोस्त बन चुके थे। इस वजह से दोनों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि यहाँ पर एक नेशन या दो अलग अलग नेशन एक हुए, तो एक जो मेजॉरिटी में थे वो क्या करने लगे, माइनॉरिटी को डोमिनेट करने लगे, जहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी अपने लैंग्वेज बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। तो वहाँ पर हम देखते हैं जो आयरलैंड है, जैसे यहाँ पे एरिश पीपल रहते थे, तो आयरलैंड में दो टाइप के लोग थे, एक तो कैथोलिक्स थे, एक तो प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट जो थे वो माइनॉरिटी में थे, और ये दोनों हमेशा ऑलवेज फाइट, हमेशा लड़ते रहते थे। तो इसका भी फायदा किसी और को हो रहा था उस समय में। तो हमें ये धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ना है कि तब क्या हो रहा था, जो इंग्लैंड है वो डोमिनेट कर रहा था स्कॉटलैंड को। तो स्कॉटलैंड की ऐसी हालत कर दी थी इंग्लैंड ने कि स्कॉटलैंड ना अपना लैंग्वेज बोल सकता था, ना ही उनका खुद का कुछ भी आइडेंटिटी था, क्योंकि वो यूनिफाइड हो गए। मैंने इससे पहले मैं बताया कि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड हो गया, तो इसीलिए इंग्लैंड में क्योंकि मेजॉरिटी थी और स्कॉटलैंड में माइनॉरिटी थी, तो इंग्लैंड ने क्या कर दिया, स्कॉटलैंड को डोमिनेट कर दिया। देन एक पर्सन थे वुल्फस्टोन बोल के, 1978 में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा स्कॉटलैंड के साथ हो रहा था। तो उसके बाद पॉइंट हमें ये समझना है, जो इससे पहले के हमने 2 पॉइंट समझ लिए हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इन 1801 में आयरलैंड वॉज फोर्सिबली, काफ़ी फोर्स किया गया उनको, टेकन बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने आयरलैंड को फोर्स करते हुए अपने कब्जे में कर लिया था, और करके क्या किया, ब्रिटिश नेशन फॉर्म हो गया।
क्या किया, ब्रिटिश ने आयरलैंड को फोर्सिबली डोमिनेट कर कर ब्रिटिश नेशन बनाया, जिसमें उनका खुद का ब्रिटिश नेशन था, ठीक है, ब्रिटिश नेशन बन गया, तो ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम उनका खुद का था और इंग्लिश लैंग्वेज भी था। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ने क्या किया, अपने नेशन को बार बार प्रमोट किया। इससे क्या होगा, उनकी मेजॉरिटी के साथ साथ उनका जब एक नेशन स्टेट तो था ही नहीं उस समय में, उन्होंने अपना नेशन स्टेट बना लिया। ब्रिटिश ने अदर नेशन को, इससे पहले जैसे हमने पढ़ा, अदर नेशन को डोमिनेट करके अपनी मेजॉरिटी को पावर बना के उन्होंने ऑटोमेटिकली क्या किया, अपने आप को पावरफुल बना लिया और खुद का नेशन स्टेट बना लिया। ठीक है, तो इसके आगे का जो टॉपिक है, आज तो हमने इस वीडियो में 4.3 तक सारा टॉपिक क्लियर कर लिया। इसके बाद का टॉपिक है 5 और उसमें है कि विजुअलाइजिंग के बारे में दिया हुआ है, अपने नेशन को विजुअलाइज कैसे करना है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को भेजना है, ताकि हिस्ट्री के इतने लंबे लंबे चैप्टर्स एकदम पॉइंट में, शॉर्टकट में समझ में आते रहे और हमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सर।